नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि आपको स्टैटिक जीके का एक वीडियो प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिसमें आपकी जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस या ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की सभी एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सभी स्टैटिक जीके आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो आपको क्या हो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो आपको आने वाली एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को और देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन को हमेशा हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बेटा, बहुत अच्छे से, है ना। चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा हमसे क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलिए, भारत में रामसर कन्वेंशन संधि कब लागू हुई? अब देखिए, रामसर कन्वेंशन, सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाई रामसर कन्वेंशन है क्या। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन की यदि मैं बात करूं तो रामसर कन्वेंशन या इसको वेटलैंड संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेटलैंड संधि। अब ये किस लिए की गई भाई? ये की गई आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। अब पहली बात भाई, आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि मतलब ऐसी भूमि जो पानी से घिरी हुई है। वो दलदल हो सकता है, वो आपका तालाब हो सकता है, वो आपका कीचड़ हो सकता है, ऐसी भूमि जो दलदल से घिरी हुई है। तो उसको संरक्षित करने के लिए सभी देशों ने क्या किया था? ईरान के एक शहर रामसर में एक संधि की थी, और उस संधि में ये डिसाइड किया था कि हम सभी मिलकर हमारी जो आर्द्र भूमि है उसको संरक्षित करेंगे, क्योंकि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हमारी आर्द्र भूमि का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये जो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। कब किया गया था भाई? ये 2 फरवरी 1971 को। लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ? क्वेश्चन भारत का पूछ रहा है, तो भारत इसमें शामिल हुआ था कब? 1 फरवरी 1982 को। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 1 फरवरी। लेकिन रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसमें यदि मैं बात करूं कि 2024 में भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है, तो 2024 में भारत में टोटल रामसर साइटें कितनी हो गई? 80। 2024 में 5 रामसर साइट की घोषणा करी है सरकार ने। पहले कितनी थी? 75 थी, अब कितनी हो गई है? 80 हो गई है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो आपकी कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। टोटल कितनी है? टोटल जो है वो 16 है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है? 10 है। ठीक है। हर साल ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और डेट ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है भाई? हर साल 2 फरवरी को। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत में रामसर कन्वेंशन जो है वो लागू हुआ था 10 फरवरी 1982 को। और रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमि को क्या करना? संरक्षित करना। ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रामसर कन्वेंशन। इसको वेटलैंड कन्वेंशन भी बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 को ये किया गया था। भारत में टोटल रामसर साइटें कितनी है? 80 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि? देखिए, पहले क्वेश्चन में भी हमने वही बात करा, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है भारत का? सांभर झील, रेणुका वेटलैंड, भोज वेटलैंड या सूर सरोवर? तो सबसे छोटा वेटलैंड जो है बेटा वो कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। ये वेटलैंड कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा वेटलैंड जो है, सबसे बड़ा वेटलैंड मतलब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा वेटलैंड जो है, सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है आपकी भारत में, वो है कौन सी भाई? वो है सुंदरवन। जो कहाँ है भाई? सुंदरवन। सुंदरवन है आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? सुंदरवन कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो भारत की सबसे छोटी जो है रेणुका वेट। अच्छा, मैं आज बात करूं कि भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। तो वो आएगा क्या आपका सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला? गुजरात। लेकिन तमिलनाडु में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? रामसर साइट्स थी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या थी? रामसर साइट्स थी। लेकिन आर्द्र भूमि जो सबसे ज्यादा है वो कहां पर है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है?
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मेघालय? करिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सूर्यधार झील जो है बेटा वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्यधार झील जो है वो कहाँ पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, अल्मोड़ा, नागपुर, रायपुर या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में। देखिए ये जो संस्थान है ये 1924 में बना था, ठीक है, लेकिन 1974 में इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यदि मैं इंग्लिश में इसको बोलूं तो ICAR, ठीक, ICAR ने इसको 1974 में अपने अंडर में ले लिया और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ बनाया है भाई? अल्मोड़ा में। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ आएगा आपका? अल्मोड़ा में आएगा। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ISR, इसका हेड ऑफिस ध्यान रखिएगा, ISR का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है भाई? दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। साई भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? तो देखिए साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? इसका काम है भारत के जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, भारत में जो खेल खेले जाते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनका विकास करना, उसको डेवलप करना। अब भारत में क्रिकेट ही नहीं मतलब खेला जाता, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो हर स्पोर्ट्स का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। हर स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर बजट होना चाहिए। हर स्पोर्ट्स के लिए सरकार को प्रॉपर क्या करना चाहिए? व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो उसके लिए ये अथॉरिटी की स्थापना की गई और इस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी बेटा कब? 1984 में। ध्यान रखिएगा, साई का पूछ ले आपसे कि बताइए साई का अध्यक्ष कौन होता है? तो साई का अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साई का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो साई का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है आपका? नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या आएगा? नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा साई बना कब था? 1984 में। और साई के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते चलें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते चलें। चलिए, भारत में कौशल भारत मिशन की प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम योजना कब शुरू हुई? तो भारत में कौशल भारत मिशन जो है वो शुरू हुआ था बेटा 2015 में। कब शुरू हुआ था? डेट थी उसकी 15 जुलाई 2015, इसको शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि भारत के 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देना, उनके लिए नई नई स्कीम्स की ट्रेनिंग देना, उनमें कौशल विकास को बढ़ावा देना, नई नई स्किल्स को बढ़ावा देना, उनको ट्रेन करना। तो इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के विख्यात स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गीजा का महान पिरामिड मिस्र, लेनिन की समाधि मॉस्को रूस, यीशु का मकबरा इजराइल या साइरस का मकबरा उज्बेकिस्तान? तो देखिए इसमें से जो है ये क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो ये युग्म सही है। गीजा का मकबरा मिस्र में है, लेनिन की समाधि भी मॉस्को रूस में है, यीशु का मकबरा भी कहाँ है? इजराइल में। साइरस का मकबरा ये गलत है। साइरस का जो मकबरा है वो कहाँ है भाई? आपका ईरान में है। ध्यान रखिएगा, साइरस का मकबरा कहाँ है? ईरान में। बाकी ये सही है, गीजा सही है, लेनिन सही है, यीशु सही है। साइरस का मकबरा कहाँ आएगा? आपका ईरान में आएगा। चलिए ध्यान से पढ़िए, आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज की क्लास में। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की? सचिन बंसल बिन्नी, अरुण बंसल बिन्नी, बिन्नी राहुल बंसल या बिन्नी प्रदीप बंसल? तो सचिन बंसल और बिन्नी, इन दोनों ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी भाई? 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में। इसका हेड ऑफिस कहाँ आएगा भाई? बेंगलोर में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट की स्थापना कहाँ की गई? अब भी हमने देखा फ्लिपकार्ट का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में हुई, है ना। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर इसको क्या किया था? स्थापित किया था। ये भारत की एक प्रमुख ई कॉमर्स साइट है। चलिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 966 बी, नेशनल हाईवे 127 से, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 548। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 548, और एक नेशनल हाईवे जो लगभग इसके ही बराबर है, नेशनल हाईवे 118। दोनों की जो दूरी है लगभग कितनी है? ये कितने लंबे हैं? 5 किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, भारत में अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा भारत में पक्की सड़कें कहाँ हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों वाला राज्य जो है वो क्या है? महाराष्ट्र है। भारत का सड़क नेटवर्क में अमेरिका के बाद, भारत का सड़क नेटवर्क में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर आता है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क का जाल दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद किसका है? भारत का है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो और भारत की जो सड़कें होती हैं बेटा, उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 7 कैटेगरी। वो कैटेगरीज हम देख लेते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी क्या हो गई आपकी? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब आपके क्या हो गए? नेशनल हाईवे हो गए। उसके बाद हो गए आपके राजकीय राजमार्ग, मतलब ये क्या हो गए भाई? आपके स्टेट हाईवे हो गए, राजकीय राजमार्ग। फिर क्या हो गई आपकी? जिला सड़कें। फिर क्या हो गई आपकी? जिला सड़कें। फिर हो गई आपकी क्या बेटा? ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। फिर क्या हो गई आपकी? फिर हो गई आपकी सीमा सड़कें, सीमा सड़कें। फिर हो गई आपकी क्या? अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, जो इंटरनेशनल सड़क है ना, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बेटा? एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस वे। तो भारत में सड़कों को कितने उसमें बांटा गया है? 7। 1 2 3 4 5 6 और कितने में बांटा गया? 7 तरह की। तो नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा जो जाल है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पक्की सड़कें कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। और सड़कों के नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत का कौन सा नंबर आता है? दूसरा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा लंबाई में नेशनल हाईवे 514 और नेशनल हाईवे 118, जो लगभग कितने किलोमीटर के हैं? 5 किलोमीटर के। चलिए, शंकरदेव द्वारा रचित भोना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया? भोना जो है, देखिए शंकरदेव जो हैं वो एक असम भाषा के, ठीक है, असमी भाषा के या असम के एक बहुत बड़े संगीतकार और क्या है? नाटककार हैं। तो शंकरदेव द्वारा जो रचित एक भोना है, भोना क्या है? उनका एक नाटक है। भोना क्या है? एक नाटक है। और इस नाटक में किस भाषा का प्रयोग किया गया? इस नाटक में ब्रजवाली भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का? ब्रजवाली और असमी, ठीक है, असम की भाषा। ये 2 भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया है। इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो लीला है उनको दर्शाया गया है, भगवान राम के जीवन को क्या है इसमें दर्शाया गया है। तो शंकरदेव, एक ऐसा भी पूछ सकता है भोना नाटक किसने लिखा भाई? शंकरदेव ने। अभी यहाँ पर क्या पूछा है कि किस भाषा का प्रयोग है? तो भाषा है ब्रजवाली और कौन सी भाषा? असमी भाषा। ये असम के एक संगीतकार और क्या थे? एक नाटककार थे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एतमाद-दौला का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए अब देखते हैं भाई एतमाद-दौला। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या आएगा भाई? एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। अब देखते हैं कि भाई एतमाद-दौला कौन थे। एतमाद-दौला जो थे वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता थे। ठीक, इनका ओरिजिनल नाम जो था वो क्या था? गयास बेग। क्या नाम था इनका? गयास बेग। गयास बेग को एतमाद-दौला की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आगरा में। अच्छा, नूरजहां का ओरिजिनल नाम की बात करूँ तो नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था भाई? मेहरुनिसा था। इसकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। और आपने पढ़ा होगा कि गुलाब से इत्र निकालने की जो टेक्निक है वो सबसे पहले इजाद किसने करी थी? अस्मत बेगम ने करी थी। तो गयास बेग का जो मकबरा है जो कहाँ है? आगरा में है। इसे बेबी ताज भी बोला जाता है। सॉरी, क्या बोला जाता है? बेबी ताज। क्योंकि ये लगभग क्या है?
कुछ कुछ चीज़ें इसकी ताजमहल से क्या है मिलती हैं, पर ये मुगलों के जितने मकबरे हैं उसमें थोड़ा छोटा मकबरा है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, बेबी ताज भी बोला जाता है। ठीक है, नूरजहां के पिता के नाम पर ये बनाया गया है। किसने बनवाया था, नूरजहां। अच्छा, मैं नूरजहां के मकबरे की बात करूं तो कहाँ है, नूरजहां का मकबरा है शाहदरा में। शाहदरा इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो नूरजहां का मकबरा कहाँ हो गया भाई, शाहदरा में। उनके पिता गयास बेग का मकबरा कहाँ है, आगरा में। और इस मकबरे को क्या बोला जाता है, बेबी ताज बोला जाता है। ठीक है, और उनकी माता का नाम क्या था, असमत बेगम। असमत बेगम जो है वो गुलाब से इत्र निकालने की जो टेक्निक है, ठीक है, वो इन्होंने क्या की थी, शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, रामनाथ स्वामी मंदिर। तो देखिए रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ है भाई, आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, कहाँ पर है ये आपका, तमिलनाडु में। और ये भारत का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें सबसे बड़ा गलियारा है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत का ऐसा मंदिर जहाँ पर सबसे बड़ा गलियारा है, तो सबसे बड़ा जो गलियारा है वो कहाँ है भाई, रामनाथ स्वामी मंदिर में। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है ये मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, एक है। और मंदिर जितने भी हैं भारत में उसमें सबसे बड़ा गलियारा अगर किसी मंदिर में है तो वो किस मंदिर में, रामानाथ स्वामी मंदिर में, जो कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला, बारालाचा, बनिहाल या शिवकिला। देखिए ऑप्शन नहीं डल पाया है, तो उत्तराखंड में जो एक महत्वपूर्ण दर्रा है उसका नाम क्या है, लिपुलेख दर्रा। क्या नाम है, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। लेकिन हम बाकी दर्रे की यदि बात कर रहे हैं तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपका कहाँ आएगा भाई, नाथुला दर्रा आएगा आपका कहाँ पर, सिक्किम में। वारालाचा दर्रा, वारालाचा दर्रा आएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आएगा ये, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे की बात करूं तो बनिहाल दर्रा कहाँ आएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आएगा। ठीक है, उसके बाद शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा भी कहाँ आएगा भाई आपका, हिमाचल प्रदेश में आएगा। कहाँ पर आएगा, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट दर्रा जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 41.5 किलोमीटर। देखिए मैराथन में टोटल तय की जाने वाली जो दूरी है वो है 42.195 किलोमीटर, जो मैराथन दौड़ होती है। ठीक है, इसमें 42 अच्छा, ये डिसाइड किसने किया, ये डिसाइड करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, इस संस्था ने 1921 में ये डिसाइड किया कि मैराथन जो दौड़ होती है उसकी दूरी 42.195 किलोमीटर होगी। अगर मैं इसको बात करूं कि ये IF जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस है मोनाको में। कहाँ पर है, मोनाको। और मोनाको के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश यदि कोई है तो वो देश कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश, मोनाको। और सबसे छोटा देश के बारे में तो आपने पढ़ा है, वो क्या है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। और दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसका हेड ऑफिस है, और इसी ने ये डिसाइड किया है कि मैराथन की दूरी जो है वो 42.195 किलोमीटर होगी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कैलगुट बीच नामक समुद्र है। तो कैलगुट बीच नामक समुद्र कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बीच कॉल्ड कैंगुट बीच, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या केरल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई, गोवा आएगा। ठीक है, गोवा में जो है वो आपका क्या है, कैलगुट बीच। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है। भीमा देवी को समर्पित
तंजावुर तमिलनाडु, पिंजौर हरियाणा, कोसानी उत्तराखंड या धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भीमा देवी को जो समर्पित मंदिर है वो कहाँ है भाई, पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है, हरियाणा में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बताइए पिंजौर गार्डन कहाँ है, तो पिंजौर गार्डन जो है वो कहाँ है आपका भाई, हरियाणा में है। और ये बनवाया किसने था, इसी गार्डन में भीमा देवी का मंदिर है। तो पिंजौर गार्डन जो है वो मुगल स्थापत्य शैली का जो है वो क्या है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये किसने बनवाया था, औरंगजेब और उसके भाई किदवई खान ने मिलकर बनवाया था, ठीक है। और यहीं पर क्या है भाई, यहीं पर क्या है, यहीं पर भीमा देवी का मंदिर है। भीमा देवी के मंदिर का जो पुनरुत्थान है, ठीक है, वो भीमा देवी के जो मंदिर का पुनरुत्थान है वो लगभग आपका बाद में कई राजाओं ने किया। इसे क्या बोला जाता है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्लियर हुआ, भीमा देवी मंदिर कहाँ है, पिंजौर में। पिंजौर गार्डन भी कहाँ है भाई, हरियाणा में। और औरंगजेब और किदवई खान ने इसको बनवाया था। ये पिंजौर गार्डन जो है वो मुगल स्थापत्य कला का जो है एक बेहतरीन उदाहरण है। इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। पिंजौर गार्डन को क्या बोला जाता है, यादवेंद्र गार्डन, क्योंकि राजा यादवेंद्र सिंह ने इसका क्या करवाया था, पुनरुत्थान करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यादवेंद्र गार्डन पड़ गया। चलिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता, अर्जुन देव, वर्गीस कुरियन, चरण सिंह या मनोज कुमार। मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इन्होंने अमूल जैसी संस्था खड़ी करी थी। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। भारत में किसका जनक बोला जाता है, श्वेत क्रांति का जनक, इसलिए इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, भंबावली वजई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो बात हो रही है भंबावली वजई जलप्रपात की। तो ध्यान रखिएगा भंबावली वजई जलप्रपात जो है वो आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में। ई कचरा फैलाने में कौन सा देश 5वें स्थान पर, इस क्वेश्चन को ठीक करिए, 5वें की जगह करिए तीसरा। कौन सा देश तीसरे स्थान पर है। देखिए अब सबसे पहले बात आती है कि ई कचरा क्या है। देखिए ई कचरा जो होता है वो ऐसा कचरा जो हम अपने टेलीविज़न, फ़ोन, माइक्रोवेव, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारी, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि हम ख़राब होने के बाद फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, कई ऐसे खनिज होते हैं जो जल में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर हमें कई तरीके की क्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो ई कचरा फैलाने के मामले में तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो तीसरे नंबर पर है भारत। कौन से नंबर पर है, भारत। सबसे पहले नंबर पर आता है चीन। ई कचरा फैलाने के मामले में सबसे पहले नंबर पर है चीन, और दूसरे नंबर पर क्या है, अमेरिका। तीसरे नंबर पर क्या आ गया आपका, भारत। भारत का ऐसा कौन सा शहर है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ई कचरा फैलाता है, तो वो शहर है कौन सा आपका, मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा ई कचरा जो होता है वो क्या होता है, फैलाया जाता है। ई कचरा मतलब समझ में आया आपको, कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारी, उनको ख़राब होने के बाद फेंक देना, तो वो उनकी जो तत्व हैं जिससे वो बनती हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जस्ता हो गया, वो जब जल में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो वो हमारे पानी को, हमारी ज़मीन को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है वो ई कचरा फैलाया जाता है। तो ई कचरा सबसे ज़्यादा फैला जा रहा है चीन में, दूसरे नंबर पर अमेरिका में, और तीसरा नंबर आता है किसका, भारत का। ठीक, तो ये आज की हमारी क्लास रही थी। इसमें बहुत हल्के क्वेश्चन हमने लिए थे, बहुत एक नॉमिनल क्वेश्चन थे जो आपको शायद पहले भी सब लोगों को पता होंगे, और आगे हम और भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।